गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की मूलभूत इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें पादप के विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का अध्ययन किया जा रहा था। इसमें आप लोगों को जो पादप के प्रमुख 3 अंग होते हैं उसमें से 2 अंगों का अध्ययन किया जा चुका है, जिसमें पहला अंग कोशिका भित्ति और दूसरा जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य का अंतिम भाग होता है, जो मुख्य रूप से जीव द्रव्य 2 भागों में विभाजित होते हैं। पहला भाग कोशिका द्रव्य का होता है और दूसरा भाग केंद्रक कहलाता है। इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये जो केंद्रक होता है कोशिका के भीतर पूरी कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ होता है, जो मुख्य रूप से आकार में गोल तथा गहरे रंग का होता है। और जो पादप कोशिका होती है, एक पादप कोशिका के अंदर केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के 4 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 केंद्रिका, न्यूक्लियोलस तथा नंबर 4 क्रोमैटिन। जो पादप कोशिका की केंद्रक होता है उसमें मुख्य रूप से केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन 4 प्रकार के भाग होते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं जो केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये सबसे बाहरी भाग जो पूरे केंद्रक को चारों ओर से घेरे है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इनकी दोनों परत होती है, दोहरी झिल्ली होती है, वो प्रोटीन और फैट यानी वसा की बनी होती है और इसी झिल्ली के माध्यम से पूरा केंद्रक घिरा रहता है। जो बाहरी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें कुछ कुछ स्थानों पर राइबोसोम्स या छिद्र होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जुड़े होते हैं, यानी अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़े होते हैं। तथा जो जगह जगह पर आपको इसमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं छिद्र के माध्यम से कोशिका के विभिन्न भागों का जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका भीतरी पदार्थों का बाहरी पदार्थों से आदान प्रदान होता है। दूसरा भाग इस जो केंद्रक कला होता है यानी बाहरी भित्ति होती है डबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का जितना भी भाग है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है और इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ, तरल पदार्थ भरे होते हैं। तीसरा भाग ये देखिए, बीच में एक छोटी सी संरचना, गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, जो एक केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से 1 से लेकर 3 की संख्या में उपस्थित होते हैं। इन संरचनाओं को केंद्रिका कहा जाता है। इसमें केंद्रिका के अंदर प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं तथा केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्रिका के माध्यम से ही
राइबोसोम्स का संश्लेषण होता है या निर्माण होता है। और चौथा जो आपको दिखाई दे रहा है अनेक धागे के जैसी की संरचना, इन धागे के जैसे ही संरचनाओं को क्रोमैटिन कहा जाता है। और यही क्रोमैटिन एक जाल की तरह पूरे केंद्रक में फैले होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन धागे अपेक्षाकृत मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और कोशिका विभाजन के समय जब ये मोटे हो जाए और स्पष्ट दिखाई देने लगे तो इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है या इसे क्रोमोसोम कहते हैं। यही जो धागे की जैसी संरचना यानी क्रोमैटिन है, ये मैच्योर फेज में, मैच्योर अवस्था में गुणसूत्र कहलाते हैं। जो केंद्रक का मुख्य कार्य होता है वो पूरी कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी पूरी कोशिका को नियंत्रित करने के लिए इसी केंद्रक की सहायता ली जाती है तथा इसी केंद्रक के माध्यम से कोशिका विभाजन होता है तथा जितने भी प्रकार के आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो सभी आनुवंशिक लक्षण इसमें उपस्थित गुणसूत्र के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण का मतलब होता है माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाना, इन्हीं को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। और यही आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे, गुड बाय।